नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रिश्तेदारी है उसके बारे में मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। इधर कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच के जो संबंध हैं वो थोड़ा सा हिलने लगे हैं। अब 9 राज्यों में चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और फिर 2024 में ग्रैंड फिनाले होगा। और इन चुनावों में आरएसएस का क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। आरएसएस का एक विचित्र सा इतिहास रहा है और हमारे आज़ादी के मूवमेंट में भी आरएसएस का रोल विवादग्रस्त ही रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए आरएसएस फिर भी एक बड़े भाई की तरह बना हुआ है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आरएसएस बीजेपी को इलेक्शन जीतने में हमेशा मदद करता है और इसके बदले में बीजेपी को जो आरएसएस की डॉक्ट्रिन है या फिलॉसफीज हैं उनका पालन करना पड़ता है। लेकिन इधर हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से ये दो संघ परिवार की इकाइयां जो हैं इनके बीच के रिश्तों में एक दरार सी पड़ने लगी है। जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको चलाने वाले तो आदमी ही होते हैं और जब आदमी होंगे तो उम्मीदें होंगी और इस वजह से एक अंडर करंट का बनना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। जून 2021 में हरीश खरे का एक आर्टिकल छपा था दी वायर मैगजीन में। उसका टाइटल था कि मोदी और शाह के 7 साल के रूल के बाद आरएसएस अपना सम्मान बिल्कुल खो चुकी है। जो लोग हरीश खरे को नहीं जानते, मैं जल्दी से बता दूं कि वो मनमोहन सिंह जी के मीडिया एडवाइजर थे 2009 से 2012 तक। उसके बाद ये हिंदू के चीफ ब्यूरो एडिटर रहे हैं नई दिल्ली में। अब ये हरीश खरे एक तो मनमोहन सिंह के साथ काम करते थे और ये दी वायर में छपा है, इसलिए कई लोग इस न्यूज़ पर प्रश्न उठाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, कुछ ऐसा घटनाक्रम दिखाएंगे जो इस बात की पुष्टि करेगा। हरीश खरे ने बीजेपी और आरएसएस का जो संबंध है उसको बहुत अच्छी तरह समराइज किया है। इन दो संगठनों के संबंध एक समझौते के रूप में थे। आरएसएस बीजेपी को इलेक्शंस में मदद करेगी और उसके बदले बीजेपी को जो आरएसएस का एजेंडा है वो ही फॉलो करना पड़ेगा। धीरे धीरे बीजेपी बहुत ही ज्यादा आरएसएस पर निर्भर होती गई और इस वजह से आरएसएस भी बीजेपी के संगठन में अपने आदमी बिठाने लगे, चाहे वो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मंत्रिमंडल हो। यही आरएसएस का हस्तक्षेप 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को ले डूबा था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी को किसी का भी इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता है। वो अपने मंत्रिमंडल तक को नहीं पूछते हैं, तो आरएसएस तो दूर की बात है। तो मोदी शाह के रिजीम में जरूर कोई एक प्लान बना होगा जिसके अंतर्गत धीरे धीरे आरएसएस का प्रभाव बीजेपी पर समाप्त करने की बात कही होगी और इसी बात को हरीश खरे ने कहा है कि ये प्लान 7 साल में कामयाब हुआ। क्या आप लोग सोचते हैं कि हमेशा आरएसएस ने बीजेपी का हर इलेक्शन में साथ दिया है? वेल, ऐसा नहीं है। अगर आप 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जब तीसरी टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे वो इलेक्शन देखें तो उसमें आरएसएस ने कहीं अपने को विड्रॉ कर दिया था और ये एक बहुत बड़ा कारण था अटल बिहारी वाजपेयी के हारने का। बहुत संक्षिप्त में मैं उस इलेक्शन के कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा। 2004 में बीजेपी का जो कैंपेन था वो सेंटर था इंडिया शाइनिंग कैंपेन पर, जिसमें भारत की इकोनॉमी को लेकर ये एक मुद्दा बनाया गया था और मेरे हिसाब से उस समय इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही थी। अगर आप ये 6 साल देखें अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री का जो शासन था उन दौरान, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ उन दिनों औसतन 6% के ऊपर रही थी।
हालांकि उनके कार्यकाल में कारगिल वॉर भी हुई जिसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ काफ़ी गिर गई थी, लेकिन फिर भी बाकी 5 सालों में वो कवर अप हो गया। एक टाइम 2004 में लगभग 8% इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। हमारी पर कैपिटा इनकम उन 6 सालों में 1.5 गुना हो गई थी। 1998 में जो पर कैपिटा इनकम $413 थी, 2004 तक आते आते ये $628 हो गई थी। तो फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ये इलेक्शन क्यों हार गए थे? अब ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि 2002 के गुजरात राइट्स और गोधरा इंसिडेंट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और आरएसएस के बीच की अनबन बढ़ गई थी। वो रिश्ते पहले भी कोई खास अच्छे नहीं थे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया और जिन कारणों से उनकी आरएसएस से अनबन बढ़ी, वही रास्ता मोदी भी अपना रहे हैं और वही गलतियां वो भी कर रहे हैं। और इसी वजह से आरएसएस और मोदी के रिश्ते भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। फर्क दोनों प्रधानमंत्रियों में ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक सॉफ्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाता था, जबकि मोदी जी एक टफ प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात के दंगों के बाद अटल बिहारी जी बहुत ही दुखी हो गए थे और उन्होंने मन में ये ठान ली थी कि वो नरेंद्र मोदी को गुजरात के चीफ मिनिस्टरशिप से हटा देंगे। और बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग अगले ही हफ्ते गोवा में थी, जहां पर माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डलवाया कि उन्हें इस बात से पीछे हटना पड़ा। और आरएसएस ने यही नहीं, उन्होंने उस नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक नारेबाजी भी कराई, इस्तीफा मत दो, इस्तीफा मत दो। और इस तरह से मोदी जी उस समय बच गए थे। आरएसएस और अटल जी के बीच में जो शतरंजबाजी चल रही थी, उसमें आरएसएस ने अटल जी को चेक कर दिया था। चेकमेट होना अभी बाकी था। अटल जी का सोचना था कि अगर वो नॉन कोर हिंदुत्व वाले लोगों को अपने मंत्रिमंडल में ज़्यादा रखेंगे तो उससे वो आरएसएस को बाहर रख पाएंगे। उनके मंत्री और सहयोगियों में कुछ ऐसे नाम थे, जसवंत सिंह, ब्रिजेश मिश्रा। इन दोनों को आरएसएस बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो उनके सहयोगी थे। आरएसएस इस मॉडल से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उधर आरएसएस का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर के इश्यू पर बहुत ही धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय विश्व हिंदू परिषद ने अटल बिहारी जी पर पर्सनल अटैक्स भी शुरू कर दिए थे। दूसरा, आपको याद होगा मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी की जो मीटिंग हुई थी वो अनसक्सेसफुल, असफल रही थी। उस समय भी ये बात हुई थी कि कोई हिडन हैंड की वजह से ये मीटिंग फेल हो गई। वो हिडन हैंड आरएसएस की मंजूरी के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता था। 2004 आने तक के सुदर्शन जो उस समय आरएसएस के प्रमुख थे और अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध बहुत बिगड़ चुके थे। उधर आरएसएस भी धीरे धीरे विड्रॉ करने लगी थी और चुपचाप 2004 के इलेक्शन में आरएसएस ने अटल जी का साथ नहीं दिया। हालांकि अंत तक अटल जी यही मानते रहे कि 2004 में उनके हारने का कारण नरेंद्र मोदी ही थे, जिनको उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से नहीं हटाया था। और ना ही ये कारण था कि इंडिया का शाइनिंग कैंपेन एक गलत कैंपेन था। जहां अटल जी के मंत्रिमंडल में ज्यादातर कमजोर मंत्री थे, उधर बीजेपी के अध्यक्ष, जिनको अटल जी ने ही अध्यक्ष बनवाया था, वो भी अच्छे खासे कमजोर ही थे। जन कृष्ण मूर्ति जो तमिलनाडु से आते थे, बंगारू लक्ष्मण आंध्रा से, और एम वेंकैया नायडू वो भी आंध्रा से। ये सब ऐसे राज्यों से आते थे जहां पे बीजेपी का कोई सपोर्ट बेस ही नहीं था। तो वक्त आने पर जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो भी अटल जी को सपोर्ट नहीं कर पाए।
अब बात करते हैं मोदी जी और अटल जी के बीच में जो समानताएं हैं, जहां तक कि आरएसएस को डील करने की बात आती है। सबसे पहले आप बीजेपी के अध्यक्ष देखिए। मोदी के काल के दौरान दो ही अध्यक्ष हुए हैं, एक अमित शाह जो उनके बहुत ही करीबी साथी हैं और दूसरा जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा इतने कमजोर हैं कि ऐसा माना जाता है कि अगर वो इलेक्शन लड़ते, हालांकि वो अब राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो अपनी सीट भी नहीं जी पाएंगे। और मोदी जी के सामने तो उनका कोई स्टेचर है ही नहीं। और मोदी जी के मंत्रिमंडल के बारे में तो क्या ही बात करें। मेरे ख्याल से आप 4-5 लोगों के नाम से ज्यादा किसी को भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोग मोदी जी को क्या सपोर्ट कर पाएंगे। हालांकि मोदी समर्थक यही कहेंगे कि मोदी जी को किसी के भी सपोर्ट या समर्थन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आने वाला समय किसने देखा है। अब आखिरी सेक्शन में मैं एक ऐसी घटना डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से अफवाहें फिर से उड़ने लगी हैं, और वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका गठन अभी शायद 1 महीने पहले हुआ था, और अहम बात यह है कि इसमें से नितिन गडकरी और शिवराज चौहान को ड्रॉप कर दिया गया और कई नए चेहरे शामिल किए गए। तो अगला टेबल आप ध्यान से देखिएगा और इस नज़र से भी देखिएगा कि आरएसएस इसके बारे में क्या सोचती होगी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं। ये पहले 3 नाम आप छोड़ दीजिए, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और इसके अलावा जो 7 नाम हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोदी शाह के अगेंस्ट में खड़ा हो पाए या बोल पाए। लास्ट कॉलम देखिए, इसमें आरएसएस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं बोर्ड में। उसमें नरेंद्र मोदी हैं जो प्रचारक थे, राजनाथ सिंह और बीएस येदियुरप्पा, ये दोनों शाखा कार्यवाह थे मिर्जापुर और शिकारीपुर में। तो टोटल 4 ही लोग हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से इस बोर्ड में हैं। और बीएल संतोष तो आरएसएस के प्रथागत नॉमिनी हैं। एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के रास्ते से बोर्ड में कितने लोग हैं? वो 4 ही लोग हैं। इसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और के लक्ष्मण का नाम आता है। और तीसरे श्रेणी में ऐसे 3 लोग हैं जो ना एबीवीपी या भारतीय जनता युवा मोर्चा ना आरएसएस के थे। वो बाहरी लोग थे जिन्होंने बीजेपी समय समय पर ज्वाइन किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने बीजेपी 2011 में ही ज्वाइन किया है। इनकी आधी जिंदगी बीत गई आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और आसाम गण परिषद के साथ। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूरे 5 साल के लिए, और आजकल ये राज्यसभा के सदस्य हैं। बाहर से आए लोगों की लिस्ट में दूसरा स्थान है इकबाल सिंह लालपुरा का। ये एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। 2012 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन रह चुके हैं। ये उन आईपीएस ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने भिंडरावाला को अरेस्ट किया था। तीसरे स्थान पर डॉक्टर सुधा यादव हैं जिन्होंने बीजेपी 2015 में ज्वाइन की थी। ये एक लेक्चरर थी। इनके पति कारगिल युद्ध में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा, कई इलेक्शन लड़े, कभी जीती और कभी ये हारी भी। फिलहाल ये बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की इंचार्ज हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में नड्डा, मोदी और अमित शाह जी को छोड़ के 7 सदस्य हैं। उनमें से 3 ऐसे हैं जिन्हें 10 साल भी बीजेपी में नहीं हुए हैं, और आरएसएस और हिंदुत्व से उनका कोई लेना देना भी नहीं है। तो अब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आरएसएस तो छोड़िए, क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी के मेंबर्स भी इस बोर्ड से खुश होंगे? लेकिन बोलेगा कौन? जो इस बोर्ड से निकाले गए उनमें नितिन गडकरी जी का भी नाम है। थोड़ी सी बात मैं नितिन गडकरी के बारे में
करूंगा। हालांकि नितिन गडकरी एक कोर आरएसएस के आदमी नहीं है, लेकिन उनको ये एडवांटेज है कि वो नागपुर बेस्ड हैं, जो कि उनका घर और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इस वजह से वो आरएसएस से काफ़ी नज़दीक रहे हैं। उनका रिलेशनशिप मोहन भागवत और जो सुरेश भैया जी जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। सुरेश भैया जी जोशी आरएसएस के सरकार्यवाह यानी कि जनरल सेक्रेटरी रहे हैं 2009 से 2021 तक। उसके बाद उन्होंने खराब सेहत की वजह से वहां से त्यागपत्र दे दिया। तो मार्च 2021 में दत्तात्रेय होसबले आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी सरकार्यवाह बने। दत्तात्रेय होसबले के बारे में थोड़ी सी और मैं जानकारी आपको देता हूं। 2018 में ये एक न्यूज रिपोर्ट आई थी कि हु विल बी नंबर 2 इन आरएसएस, ए मोदी लॉयलिस्ट इज कॉजिंग डिस्क्वाइट, यानी कि मोदी के एक खासे मित्र हैं जो बनेंगे और इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ये 2018 की रिपोर्ट है, यानी कि दत्तात्रेय होसबले को जनरल सेक्रेटरी बनाने का प्लान 4 साल पहले शुरू हो चुका था। ये सारी मैं मीडिया रिपोर्ट्स ही आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही दत्तात्रेय होसबले जनरल सेक्रेटरी बने, वो लखनऊ पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने योगी जी की इमेज को संभालने लगे, जो कि कोविड मैनेजमेंट की वजह से खराब हो रही थी, और वहां पे मोदी जी से भी मिले। होसबले मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि जब मोदी जी पोप फ्रांसिस से मिले तो उसकी भी तारीफ दत्तात्रेय होसबले ने की। अब आरएसएस क्या सोचती है क्रिश्चियंस के बारे में, ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। लेकिन इन्होंने यू टर्न किया और इन्होंने मोदी जी के इस कार्य की भी प्रशंसा की, और उन्होंने यहाँ तक कमेंट किया कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। दो चीजें रही हैं, एक तो दत्तात्रेय होसबले लखनऊ पहुंच गए, वो वहीं पर रहते हैं, हालांकि आते वो कर्नाटक से हैं और आरएसएस हेडक्वार्टर्स नागपुर में है। और दूसरे, सुरेश भैया जी जोशी किस एल हेल्थ रीजन से उन्होंने इस्तीफा दिया, वो आज तक पता नहीं चला। तो जैसे ही दत्तात्रेय होसबले जनरल सेक्रेटरी बने, नितिन गडकरी के लिए चीजें बदलने लगी। सबसे पहले तो जो नितिन गडकरी की करीबी थी नागपुर हेडक्वार्टर, आरएसएस के हेडक्वार्टर से, उसको सीमित कर दिया गया। अब जनरल सेक्रेटरी वहां बैठते नहीं है, केवल मोहन भागवत ही बैठते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नितिन गडकरी मोहन भागवत से जाके मिल सकते हैं। उधर मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में जो टर्म्स या रिलेशनशिप्स हैं, वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। मोहन भागवत कई बार सरकार को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, और मोदी जी मोहन भागवत से 2014 इलेक्शन से पहले 2 बार मिले, 2013 और 14 में। उसके बाद 2019 में 1 बार। तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, केवल 1 बार ही वो मोहन भागवत से मिले हैं। दत्तात्रेय होसबले लखनऊ में रहेंगे तो मोदी जी के करीब तो रहेंगे ही, और ऐसा भी माना जाता है कि नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकालने का जो मंजूरी थी, वो दत्तात्रेय होसबले ने दी थी, ना कि मोहन भागवत ने। और दत्तात्रेय होसबले और मोहन भागवत के टर्म्स क्या हैं? फिलहाल तो दूरियां बनी हुई हैं, वो नागपुर में है और वो लखनऊ में है। और इसीलिए हरीश खरे का ये पिछले साल के आर्टिकल, मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है। मोहन भागवत रिटेलिएट करें या रीग्रुप करें और रिएक्ट करें, ऐसी संभावना नहीं है, ना ही ये आरएसएस का ये कल्चर है। उनका भी फ्यूचर में एक चुपचाप एग्जिट हो जाएगा और कोई नया व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख बनेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।